नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से आपके सामने यमुना एक्सप्रेस वे द्वारा लॉन्च की गई प्लॉट की स्कीम RPS 08 2024 के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अभी जो हमारा ऑब्ज़र्वेशन है कि बहुत सारे लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिए हैं, पर कुछ लोगों को फॉर्म भरने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो उनमें से कुछ कठिनाइयों के सॉल्यूशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वही पुराने एक बार बात कर लेते हैं कि सब हमारा जो यमुना एक्सप्रेसवे की ऑथराइज वेबसाइट है, जिसका लिंक है yamunaexpresswayauthority.com। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि एक वेबसाइट और है जिसमें यहाँ पे ई को हटा दिया है, तो उसका यहाँ पे वो दूसरा लिंक ओपन होता है। बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक इस लिंक को ही ओपन कीजिएगा। और इसके बाद जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, इसमें आपको ऊपर RPS 08 की जो स्कीम है उसको अप्लाई करने का आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चाहें तो इस लिंक से भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे यमुना एक्सप्रेसवे के ऑथराइज वेबसाइट से जाके ही लिंक को ओपन करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ यूज़र्स को प्रॉब्लम आई थी एप्लीकेशन भरने के समय, जो आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है वो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि वो आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके बैंक में आपका नाम है, और जो गवर्नमेंट ID प्रूफ आप अपलोड करेंगे उस दोनों में वो नाम मैच होना चाहिए। अगर ये नाम मैच नहीं होगा तो आपको रिफ़ंड लेने के केस में, यानी कि जब आपका प्लॉट बाई चांस अगर आपका प्लॉट नहीं अलॉट होता है, तो उस केस में जब आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, उस केस में आपको बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक इसमें अपना जो नाम भरें वो नाम आपके बैंक अकाउंट और जो गवर्नमेंट ID प्रूफ है उससे मैच होना चाहिए। दूसरा, मोबाइल नंबर आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि ये मोबाइल नंबर किसी भी सूरत में चेंज नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से ईमेल ID भी बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि ये भी चेंज नहीं की जाएगी। बहुत सारे यूज़र्स ने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID गलत भरी है, जो बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं और बहुत सारी ईमेल्स कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में चेंज नहीं किए जाएंगे। तो आप ये इन्फॉर्मेशन बड़े ध्यानपूर्वक भरें। और इंस्ट्रक्शंस हमने आपको यहाँ पे हाउ टू अप्लाई ईडा स्कीम RPS 08 का हमने एक लिंक लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको ये PDF आप डाउनलोड करेंगे, इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन है। इसके अलावा आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिस वीडियो का लिंक ये है। उस वीडियो में आप एक बार जाएंगे और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको सारा गाइडेंस मिलेगा। और अगर आपको इस तरीके की फ़र्दर वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके की वीडियो जब तक स्कीम चल रही है तो यूज़र्स को आ रही कठिनाइयों के बारे में हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए आगे, हम वही पुराने स्टेप 2 पे आ गए हैं। जो सबसे आप जब अपने पोर्टल पे, हमारे पोर्टल पे रजिस्टर कर लेंगे तो आपके पास एक SMS आएगा जिसमें आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल आएंगी। और लॉगिन क्रेडेंशियल इस तरीके से आपके पास यहाँ पे उसी लॉगिन क्रेडेंशियल से साइन इन फॉर्म पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना ब्रोशर फीस भरना है। ब्रोशर फ़ी मैंडेटरी है, बिना ब्रोशर फ़ी भरे हुए आपका अप्लाई वाला जो लिंक है वो एक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना ब्रोशर फ़ी भरिए, और उसके बाद आप जैसे ब्रोशर फ़ी आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाता है तो आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बाद आपका ये जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है ये एक्टिव हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, वो नोट्स भी आप ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपका पेमेंट डिडक्टेड हो जाता है और रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 24 घंटे में अपने आप ही अपलोड हो जाएगा सिस्टम के ऊपर, और जब भी ये सिस्टम पे अपडेट होगा आपके मोबाइल पे एक SMS आएगा। बाई एनी चांस आपके पास 24 घंटे या मैक्सिमम 36 घंटे के अंदर ये आपके पास कंफर्मेशन नहीं आई है, तो फिर आप अपने बैंक में चेक करिए। उस सूरत में आपका पेमेंट फेल हो गया होगा, तो आप अपने बैंक से बात करिए और वो पैसा आपके अकाउंट में आपका बैंक रिटर्न करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे यहाँ ऊपर 2 नंबर है, एक एप्लीकेशन नंबर है और दूसरा फॉर्म नंबर है।
तो आप जैसे ही ये फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन हमारे वेबसाइट पे जब करते हैं तो फॉर्म नंबर जनरेट हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आप यहाँ एक्टिव करते हैं तो ये एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाता है। सारा आगे की सारे प्रोसेस जो है वो इसी एप्लीकेशन नंबर से की जाएगी। तो ये दोनों नंबर बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद वही प्रोसेस है, आपने यहाँ पे जो 600 रुपये का पेमेंट करना है, ये पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपका अप्लाई बटन ऑनलाइन हो जाएगा। इसके बाद अपना ये डिटेल आप अपना भर के नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये एप्लीकेशन डिटेल वाला फॉर्म है। इसमें आप देखेंगे कि एक हमने इम्पोर्टेंट मैसेज डाला हुआ है। बहुत सी क्वेरी ये आ रही हैं, लोग बार बार पूछ रहे हैं ईमेल करके कि उनके पास जो SC और ST का जो सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं है, क्या वो ये SC और SC का जो लाभ है वो ले सकते हैं। तो इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इस स्कीम का लाभ यहाँ पे इस स्कीम में SC और ST कैंडिडेट को उन्हीं कैंडिडेट्स को लाभ मिलेगा जिनके पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया वैलिड सर्टिफिकेट होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप जनरल और अदर्स कैटेगरी को सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने SC और SC कैंडिडेट को सेलेक्ट करके आपने पेमेंट किया तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये वही फर्दर स्टेप्स हैं। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस वगैरह आप डालते हैं और यहाँ पे आपको रिफ़ंड डिटेल्स फॉर्म भरना है जो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसको चलिए मैं आपको लाइव पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी डिटेल जो है एडिटेबल है। अभी आप ये हमने पहले भर रखी हुई है, आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। ये बार बार तब तक एडिट की जा सकती है जब तक आप अपलोड वाले स्क्रीन पे नहीं पहुंच जाते। आपके पास जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हैं, जब तक आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तब तक आप ये सारे फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं। आपको प्लॉट नंबर चेंज करना या जो भी करना, आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सेव नहीं कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट करके मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ मेलिंग एड्रेस भर सकते हैं, इसको भी आप बार बार चेंज कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इस स्क्रीन पे आया हूँ। आप ये देखें, इस स्क्रीन पे हमने एक इम्पॉर्टेंट चेक लगाया है ताकि पेमेंट रिफ़ंड के टाइम में आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप अपना वैलिड अकाउंट नंबर डालिए जो आपके बैंक अकाउंट से मैच करता हो। आप IFSC कोड डालिए, बैंक का नाम डालिए, ब्रांच का नाम डालिए। इसके बाद अपना जो अकाउंट नेम है, आप देखेंगे ये अपने आप भर के आ रहा है। किसी सूरत में मान लीजिए आपने वो गलत अकाउंट का नाम आपने वहाँ भर दिया है, तो जब तक आप ये अकाउंट का नाम और ये अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ये सब आपका मैच नहीं करेगा, तब तक आप इस पेज से आगे नहीं जा पाएंगे। इन केस अगर यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर गलत है, सपोज़ मैं कुछ भी अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे आपके पास ये अकाउंट डिटेल मिसमैच का एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका इस नाम से और इस अकाउंट नंबर से आपका कोई भी अकाउंट इसको नहीं मिल रहा है। तो ये आपको विशेष रूप से देखना है कि आपको अकाउंट डिटेल, अकाउंट नेम सब करेक्ट होना चाहिए। अब चलिए, इस केस में आपने चेक कर लिया, आपका अकाउंट नंबर सही है, आपका बैंक नेम सही है, IFSC कोड भी सही है, ब्रांच नेम भी सही है, पैन कार्ड भी ठीक है, पर आपका नाम गलत है। तो आपको ये नाम एडिट करना होगा। तो जब तक आप फॉर्म अपलोड नहीं करते हैं, जो अपलोड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको बताया था, जब तक आप वो अपलोड नहीं करते हैं तब तक आप ये नाम को चेंज कर सकते हैं। मैं इस नाम को अपडेट करके दिखाता हूँ। ये एप्लीकेंट का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया, करेक्ट अकाउंट नेम मैंने डाल दिया और इसको सेव और नेक्स्ट किया। फर्दर मैं नेक्स्ट में चला गया और आप देखिए यहाँ पे करेक्ट अकाउंट नेम रिफ्लेक्ट हो गया। तो आपके पास अब ये ऑप्शन आ गया है कि आप अपना अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अपडेट था आज के लिए जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बाकी जो बहुत आगे के फॉर्म्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे कैटेगरी देखेंगे
तो कैटेगरी में ये है, मैं जनरल कर देता हूँ यहाँ पे। अभी फार्मर्स की कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर रखी है, और फंक्शनल कमर्शियल, फंक्शनल इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल। तो आप ये हर कैटेगरी में देखेंगे अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे आपने फार्मर्स सिलेक्शन किया है, तो फार्मर्स को अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट जो अथॉरिटी के द्वारा रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। इसी तरीके से फंक्शनल के केस में आपके पास अलग डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपकी एप्लीकेशन वैलिड होगी। और मुझे लगता है कि इस सेशन के थ्रू आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो अगर आपको फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो आप कमेंट में अपडेट कीजिएगा, तो डिपार्टमेंट की तरफ से उनका सॉल्यूशन आपको जल्दी ही दिया जाएगा। धन्यवाद।